जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आज के डिफेंस न्यूज के वीडियो में जिन अपडेटों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, उनमें रशिया के नॉर्दर्न फ्लीट का आर्कटिक में ड्रिल से शुरू करके साउथ कोरिया द्वारा खरीदे जाने वाले नए वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्ट और जंग फाइटर में लगाए जाने वाले एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार से शुरू करके एयरबस A400M एयरक्राफ्टों के द्वारा हेलीकॉप्टरों का रिफ्यूलिंग तक शामिल है। तो डिटेल में इन विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, तास न्यूज के 20 अप्रैल 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक रशियन नेवी के नॉर्दर्न फ्लीट नेवी के कमांड इन चीफ एडमिरल निकोलाई एवमेनोव के देखरेख में आर्कटिक में एक ज्वाइंट कमांड पोस्ट एक्सरसाइज आयोजित कर रहा है। इस एक्सरसाइज का जो इनिशियल स्टेज है, इसमें नॉर्दर्न कमांड के फ्लीट कमांडर, कंट्रोल बॉडी और अन्य यूनिटों को कॉम्बैट रेडीनेस के अभ्यास कराया जाएगा। इवन दोस्तों, इस एक्सरसाइज में रशिया के तरफ से न्यूक्लियर पावर सबमरीन और बड़े आकार के जहाजों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन आर्मी के द्वारा भी अपने एयर डिफेंस और एयर एसेटों का डिप्लॉयमेंट इस एरिया में किया जा रहा है और साथ में इस एरिया में जो एयर डिफेंस यूनिट है, उसके द्वारा एयरफील्डों का रिक्रिएशन भी किया जा रहा है। इवन दोस्तों, एक्सरसाइज को कई अलग अलग स्टेजेस में भी डिवाइड किया गया है, जिनमें अलग अलग हथियारों को इस्तेमाल किया जाएगा। इन हथियारों में न्यूक्लियर पावर सबमरीनों से लेके डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, अन्य तरीके के जहाज, मिसाइल शिप, सपोर्ट वेसल, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री और स्पेशल हार्डवेयर के अलावा नॉर्दर्न फ्लीट के एयर और एयर डिफेंस आर्मी भी हिस्सा ले रहा है। दोस्तों, रशियन नेवी के नॉर्दर्न फ्लीट बेसिकली आर्कटिक रीजन में ऑपरेट होता है और इसी फ्लीट में रशिया की तरफ से सबसे ज्यादा परमाणु शक्ति संपूर्ण जहाजों का तैनाती किया गया है। इवन अगर देखा जाए तो टोटल रशियन नेवी के फ्लीट के करीबन 2/3 परमाणु शक्ति संपूर्ण जहाजों का तैनाती नॉर्दर्न फ्लीट में ही किया गया है। दोस्तों, अब चलिए वीडियो का दूसरा अपडेट, मतलब साउथ कोरिया द्वारा वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्टों को खरीदने का जो प्लान बनाया जा रहा है, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि संभावित साउथ कोरिया द्वारा 3 ट्रिलियन साउथ कोरियन करेंसी, मतलब करीब करीब 2.7 बिलियन US डॉलर खर्चा करने का इरादा बनाया जा रहा है, जिसके तहत साउथ कोरिया 20 वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्टों को खरीद सकता है। दोस्तों, यहाँ पे यह भी बताया जा रहा है कि संभावित ये एयरक्राफ्ट लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बनाया हुआ F-35B ही हो सकता है और इन एयरक्राफ्टों को साउथ कोरिया द्वारा अपने फ्यूचर प्लान्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों, साउथ कोरिया का जो फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रोजेक्ट है, उसके तहत साउथ कोरिया 2033 तक अपने बेड़े में 30,000 टन के एक हल्के वजन के एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल करना चाहता है। और इस प्रोजेक्ट को लेकर फरवरी महीने में ही साउथ कोरियन अथॉरिटी की तरफ से फिजिबिलिटी स्टडीज का परमिशन भी दिया गया था। प्रोजेक्ट के तहत साउथ कोरिया आने वाले 10 साल के अंदर 2 ट्रिलियन साउथ कोरियन करेंसी, मतलब करीब करीब 1.8 बिलियन US डॉलर को खर्चा करेगा, ताकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन, डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन हो सके। दोस्तों, साउथ कोरिया के एक उच्च अधिकारी की तरफ से यह भी बयान दिया गया है कि संभावित ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर का कॉन्सेप्ट को रखा गया है, इसके मेंटेनेंस के लिए साउथ कोरिया को सालाना 50 बिलियन साउथ कोरियन करेंसी खर्चा करना पड़ सकता है, जबकि ये साउथ कोरिया के 2021 के डिफेंस बजट के 0.6% के आसपास है। इवन एडिशनली ऐसे कैरियर के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए जो फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाएगा, उसके लिए 3 ट्रिलियन साउथ कोरियन करेंसी खर्चा होगा। और ये जो एसेट, मतलब एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाएगा, ये साउथ कोरिया के एयरफोर्स द्वारा ही रन किया जाएगा। और दोस्तों, फिलहाल अगर दुनिया के हर एक फाइटर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि एकमात्र अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बनाया हुआ F-35B को ही नया जनरेशन के वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। पर साउथ कोरिया की तरफ से अब तक ऐसे एयरक्राफ्टों को, मतलब F-35B को खरीदने के लिए कोई भी प्रस्ताव को आगे नहीं रखा गया है, लेकिन साउथ कोरिया ऑलरेडी वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादे को जता चुका है। दोस्तों, साउथ कोरिया द्वारा ये जो लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्सेप्ट को रखा गया है, इसे लेकर कहा जा रहा है कि संभावित साउथ कोरिया द्वारा इसमें कन्वेंशनल इंजन या फिर हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्सन सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाए। इवन ये साउथ कोरिया की तरफ से बनाया हुआ तीसरा ऐसे बड़े आकार का जहाज होगा, जिसे लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉग भी कहा जा सकता है। कई सारे खबरों में यह भी बताया गया है कि संभावित ये LPX-2 प्रोग्राम का ही एक नया संस्करण है, जहां पे हेलीकॉप्टर कैरियर को F-35B फाइटर एयरक्राफ्ट से लैस करते हुए एक एयरक्राफ्ट कैरियर में तब्दील किया जाएगा। दोस्तों, इससे एटलीस्ट ये अंदाजा लग चुका है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर संभावित वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्ट के अलावा अन्य एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल ना हो सके। इवन आप लोग अगर जापान के प्रोग्राम को भी देखें तो आपको पता चलेगा कि जापान द्वारा बनाया हुआ हेलीकॉप्टर कैरियरों को फिलहाल ऐसे अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि ये F-35B को ऑपरेट कर सके। और संभावित साउथ कोरिया भी इसी प्लान को ही आगे बढ़ा रहा है। और अगर F-35 एयरक्राफ्टों को ही देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी साउथ कोरियन एयरफोर्स द्वारा F-35 एयरक्राफ्टों को ऑपरेट किया जा रहा है। साउथ कोरियन एयरफोर्स की तरफ से 60 F-35A एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए एक ऑर्डर प्लेस किया गया है और लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ऑलरेडी 11 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जा चुका है। और अगर ऐसे 20 एयरक्राफ्ट नेवी के लिए परचेस किया जाता है तो साउथ कोरिया के पास टोटल ऐसा 80 एयरक्राफ्ट होगा। दोस्तों, अब चलिए तीसरा अपडेट, मतलब जंग फाइटर के लिए बनाए जाने वाले एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार के बारे में जानते हैं। हाल ही में चाइना के मीडिया के द्वारा जानकारी दिया गया है कि चाइना द्वारा आयोजित वर्ल्ड रडार एक्सपो में पाकिस्तान के जंग फाइटर के लिए बनाए जाने वाले KLJ-7A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार का डिस्प्ले चाइना द्वारा किया जाएगा।
जाएगा। दोस्तों ये वर्ल्ड रडार एक्सपो 2021 असल में चाइना के शहर नानजिंग में आयोजित किया जा रहा है और इसको आयोजित किया जा रहा है चाइनीज रडार इंडस्ट्री एसोसिएशन, चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप को लिमिटेड और चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री ग्रुप को लिमिटेड द्वारा। ये असल में चाइना में आयोजित ऐसे एक्सपो का 9वां एडिशन है। इवन इस एक्सपो में चाइना के तरफ से नया डेवलप किया हुआ मोबाइल एंटी स्टेल्थ रडार को भी प्रदर्शित किया जाएगा और इसे लेके चाइनीज स्टेट मीडिया का कहना यह है कि यह दुनिया का एक ऐसा एकमात्र रडार सिस्टम है जो लो ऑल्टीट्यूड, लो स्पीड और स्मॉल टारगेटों को भी डिटेक्ट कर सकता है। इवन इसका रेंज दुनिया में सबसे अधिक है। दोस्तों इवन चाइना के मीडिया की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि इस एक्सपो के दरमियान चाइना द्वारा कई तरीके के अन्य कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले रडारों को भी प्रदर्शित किया जाएगा जिनमें अधिकतम अर्ली वार्निंग रडार है और ये चाइना के रडार टेक्नोलॉजी में सिग्निफिकेंट उन्नति का भी एक प्रदर्शनी होगा। पर दोस्तों यहाँ पे जो सबसे प्राइम फोकस है वो है KLJ-7A एयरबोर्न एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार का, जिसे चाइना के चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप को लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है और माना जा रहा है कि ये जो नया एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार है ये जंग फाइटर के ब्लॉक 3 वर्जन में लगाया जाएगा और चाइनीज स्टेट मीडिया के मुताबिक ये जो जंग फाइटर के वर्जन है इसके प्रोटोटाइपों का टेस्टिंग किया जा रहा है और संभावित आने वाले कुछ सालों के अंदर इसका बल्क प्रोडक्शन भी शुरू हो। दोस्तों इन रडारों को लेके पब्लिक में अब तक जितना जानकारी अवेलेबल है उसके मुताबिक इसमें एक्स बैंड के फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रडार का जो लुकअप रेंज है वो करीबन 150 से 200 किलोमीटर तक है और वो भी 5 मीटर स्क्वायर वाला रडार क्रॉस सेक्शन ऑब्जेक्ट के खिलाफ, जबकि लुक डाउन रेंज 100 किलोमीटर है और ये भी 5 मीटर स्क्वायर रडार क्रॉस सेक्शन वाले ऑब्जेक्टों के खिलाफ ही है। मतलब ये अधिकतम 100 से 200 किलोमीटर तक ओनली बड़े आकार के नॉन स्टेल ऑब्जेक्टों को ही डिटेक्ट कर सकेगा, जबकि टारगेटिंग को लेकर बताया जा रहा है कि ये रडार ट्रैक वाइल स्कैन मोड में 10 ऑब्जेक्टों को ट्रैक कर सकेगा। और दोस्तों इन रडारों का वजन 120 किलोग्राम से थोड़ा कम हो सकता है, पर रडार किस तरीके से लो ऑब्जर्विंग या लो विजिबल इक्विपमेंटों के खिलाफ काम करेगा उसके बारे में कोई जानकारी पब्लिक नहीं है। दोस्तों अब चलिए चौथा अपडेट मतलब बोइंग कंपनी द्वारा हाल ही में सऊदी अरेबिया से हासिल किया हुआ अपाचे हेलीकॉप्टरों के डील के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूएस आर्मी की तरफ से बोइंग कंपनी को करीब 473 मिलियन डॉलर के एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसके तहत अब बोइंग कंपनी को अपाचे H-64E हेलीकॉप्टरों को फुल रेट में प्रोड्यूस करना है ताकि सऊदी अरेबिया को ये हेलीकॉप्टर दिया जा सके। पर दोस्तों इस डील में ये अब तक कहना संभव नहीं हो पाया है कि क्या ये 2017 के मार्च महीने में कंपनी को मिला हुआ 3.27 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट का ही एक हिस्सा है, जबकि दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि इसके बाद अब बोइंग कंपनी द्वारा करीबन सालाना 7 से 11 अपाचे हेलीकॉप्टरों को फुल रेट में प्रोडक्शन किया जाएगा, जबकि इसके अलावा इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बोइंग कंपनी की तरफ से सऊदी अरेबिया को हेलीकॉप्टरों को लेके ट्रेनिंग, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट, इंटेल स्पेयर और लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे सर्विसेज भी प्रोवाइड किया जाएगा। डील के मुताबिक इसे फरवरी 28, 2025 तक संपूर्ण होना है। अब चलिए वीडियो का सबसे आखिरी अपडेट मतलब फ्रेंच कंपनी एयरबस की तरफ से बनाया हुआ A400 एयरक्राफ्टों के द्वारा हेलीकॉप्टरों के रिफ्यूलिंग के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फ्रेंच अथॉरिटी की तरफ से जानकारी दिया गया है कि फ्रेंच कंपनी एयरबस की तरफ से बनाया हुआ A400M एयरक्राफ्टों के टैंकर वर्जन द्वारा हाल ही में 2 फ्रेंच यूरोकॉप्टर EC-725 हेलीकॉप्टरों को मिड एयर में रिफ्यूल किया गया। दोस्तों यूरोप में फ्रांस ही एकमात्र ऐसा देश है जो C-130J कैरेकल रिफ्यूलिंग का इस्तेमाल करता है और ये जो रिफ्यूलिंग का अभ्यास को किया गया है ये असल में फ्रांस के डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मामेंट के तरफ से साउथ वेस्ट फ्रांस में मार्च 22 से लेके अप्रैल 2 के बीच में किया गया है। फ्रांस के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 19 अप्रैल के दिन ये भी जानकारी दिया गया है कि ये जो अभ्यास था इसका असल मकसद A400M एयरक्राफ्टों के रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी को जांचना था। इस कैपेबिलिटी में दिन और रात दोनों समय में ही हेलीकॉप्टरों को रिफ्यूल करना था। दोनों हेलीकॉप्टरों को लेके एयरबस A400M के साथ जो अभ्यास हुआ है इसमें दिन और रात में दोनों समय में ही 1, 2 या उससे अधिक बार ऐसे अभ्यास को किया गया। दोस्तों जानकारी के मुताबिक टोटल 25 घंटे के टेस्ट फ्लाइट हुआ है। इनमें करीबन 80 बार ऐसा समय था जब हेलीकॉप्टर और एयरबस A400M के बीच में कांटेक्ट हुआ और इस दरमियान कई टन के फ्यूल को भी ट्रांसफर किया गया। दोस्तों एयरबस A400M एयरक्राफ्टों को एज ए टैंकर इस्तेमाल करने के पीछे असल कारण एयरक्राफ्टों के क्विक कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है। मतलब ये काफी जल्दी एक एरियल रिफ्यूलर में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरी तरफ ये एयरक्राफ्ट करीबन 50.8 टन के फ्यूल को कैरी कर सकता है। साथ में जो कार्गो होल्ड कंपाउंड है इसमें भी 2 एडिशनल कार्गो टैंकर्स को भी रखा जा सकता है जो एडिशनल 5.7 टन के कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा। कुल मिला के ये एयरबस कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आने वाले समय में एयरबस A400M को एक भविष्य के एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है और इसके एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी ये भी दर्शाता है कि किस तरीके से एयरक्राफ्टों को मल्टी रोल में इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।